मिस, एक मिनट मिस मोज़मा, मिस दरमीना, एक मिनट। चलिए मोज़मा आप रिकॉर्डिंग कर लें, मोज़मा आप कर लें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर मैम मोज़मा। कर दी है उन्होंने ज़रमीना। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़रमीना गुल। सबसे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि IOM मकसद मुआशरे में पॉजिटिविटी लाना है। इस मकसद के हसूल के लिए IOM ने साइकोलॉजी ऑफ लाइफ के नाम से एक कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कन्विंसिंग पावर। इसके लिए मैं अपने इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल इज्जत सर सुहेल हसन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के टॉपिक पर कुछ रोशनी डालें। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेंबर, आज का हमारा टॉपिक कन्विंसिंग पावर। कोई बता सकता है कन्विंस करना, कन्विंसिंग पावर क्या होती है? दूसरों को कायल करना। दूसरों को कायल करना। और कोई? अपनी बात पर दूसरों को कायल करना। डिफरेंट लॉजिक्स दे के अपनी गुड। बात और पर कोई? दूसरों को कायल करने की कोशिश करना। अस्सलाम वालेकुम सर। दलाइल जी लेके। वालेकुम सलाम। सर कन्वेंसिंग पावर उसको कहते हैं कि किसी काम के लिए किसी को बुलाना। भी मैं यही काम कर रहा हूँ, आप भी यही काम करें। जैसे कि आज नेटवर्किंग का दौर है, लोग नेटवर्किंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो दूसरों को बुलाते हैं एज अ डाउनलाइन के लिए से। ओके ठीक है। और कोई? मिस हंसा? और किसी के माइंड में कुछ भी आ रहा है तो क्लियर कर सकते हैं आप लोग। अच्छा चलिए मैम, और कोई है? चलिए जी, कन्विंसिंग पावर, कन्विंस करना। आप सब लोगों ने बात एक ही की है लेकिन डिफरेंट एंगल से की है, ठीक है। बात का मतलब, बात का मकसद एक ही था। कयूम साहब ने थोड़ी सी बात चेंज की, लेकिन उनका मकसद जो आके वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट सब एक ही बनता था, ठीक है। एक रास्ते ही सब गए हैं। एक अपनी बात पे, अपनी किसी भी बात पे, किसी भी काम पे अगले बंदे को कन्विंस करना। आप अपने दलाइल के साथ उनको कन्विंस कर सकते हैं, आप अपने प्रूफ्स के साथ उसको कन्विंस कर सकते हैं, यानी वो बात वो आपसे एग्री करे, ठीक है। अब सिर्फ एग्री करना ही कन्विंस नहीं होता, ठीक है। अगले बंदे ने सिर्फ इस बात को मान लिया है ना कि आप ठीक हैं, ठीक है, आप ठीक हैं, लेकिन मैं इस बात से कुछ थोड़ा बहुत एग्री नहीं करता, लेकिन उसने आपको माना हुआ है। ये भी आपने अपनी पर्सनैलिटी को रोब और आपने उसको कन्विंस किया है, ठीक है। अब एक कोई भी काम है, उसको आपने करना है और आपके साथ लोग आपको दिए गए हैं, लेकिन आपने उनसे काम अब लेना है, काम लेना है। तो आप उनको पहले एक्सप्लेन, अब लीडर का क्या काम होता है? लीडर का, आप आर्मी में हो ना या किसी भी जगह पे हो, तो पहले आपने क्या करना होता है? ब्रीफ करना होता है अपनी टीम को। कोई भी काम है ना, अपनी टीम को ब्रीफ करना होता है आपने, कि हमने इस तरह करना है, इस रास्ते से जाना है, हमारे पास ये मवाद है, हम इस चीज को इस तरह फॉलो करते हुए हमने ये करना है, राइट। तो आप उस ब्रीफिंग को अगले बंदों की माइंड में उतारने को, और उसको भी आप कन्विंसिंग कहेंगे। ब्रीफिंग को भी आप कन्विंसिंग कहेंगे कि अगला बंदा उस बात पे एग्री है कि वो आपके साथ काम करेगा। आप जो उनको ब्रीफ किया है, आप उसको, वो आपके साथ काम करेंगे। लेकिन इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप अगले बंदे को कन्विंस कर सकें, अगले बंदे को अपने दलाइल, अपनी बात अगले बंदे से आप मनवा सकें। इसके लिए अगले बंदे का आपने माइंड कैलिबर, अगले बंदे की एजुकेशन, अगले बंदे का बैकग्राउंड, अगले बंदे की सोसाइटी, अगले बंदे का लेवल, ये चीजें देख के आपने उसके साथ बात करनी होती है। देखिए, हमारा पूरे दिन में एक ही किस्म के, एक ही कैटेगरी के लोगों से वास्ता नहीं पड़ता।
हमारा पढ़े लिखों के साथ भी वास्ता पड़ता है, हमारा इलिटरेट लोगों के साथ भी वास्ता पड़ता है, हमारा मुआशरे में बहुत अच्छा मकाम रखने वाले लोगों के साथ भी वास्ता पड़ता है, हमारा मुआशरे में निचले लोगों तक जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उनसे भी वास्ता पड़ता है। तो देखिए सबके साथ हम एक ही लैंग्वेज, एक ही लहजे, एक ही तरीके से बात नहीं कर सकते। अगर एक ही लहजे, एक ही तरीके से बात करेंगे तो आप लोग अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ एक इंजीनियर काम करते हैं, एक इंजीनियर काम करते हैं, माशाल्लाह यूईटी लाहौर से उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है और इंतहाई काबिल है। अब वो क्या करते हैं कि हमारा हमारा ये काम है कि हमारे पास डिमांड आनी होती है और उसके अगेंस्ट हमने उसकी परचेजिंग करवानी होती है, ठीक है। तो हमारे पास डिमांड आती है तो परचेजर को हमने कहना होता है कि आप ये चीज परचेज करें और उसके बाद हम उसके डिलीवरी करेंगे। तो हमारे पास डिमांड आती है और हमारे इंजीनियर साहब करते हैं, वो उसको राइट करते हैं इंग्लिश में। जैसे हमारे पास डिमांड आती है वो अपनी टेक्निकल चीज उसमें यूज करके, टर्म्स यूज करके उसको इंग्लिश में राइट करते हैं और रिटर्न में वो परचेजर को दे देते हैं। और परचेजर जब शॉपकीपर के पास वो चीज लेके जाता है, अब शॉपकीपर को वो चीज समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज लिखा क्या है और ये चीज मांग में से डिमांड क्या कर रहे हैं। देखें देनी तो शॉपकीपर नहीं है, कीपर ने देनी है परचेजर को, परचेजर ने हमारे पास लेके आनी है और हमें फिर उसको रिकॉर्ड करके आगे उसको डिलीवर करनी होती है जिसको रिक्वायर्ड होती है वहां पे। तो अब आज वो परचेजर कह रहा था कि आप रहते तो गुजरात में है ना, यहाँ पे कोई गोरों वाला काम नहीं है, यहाँ पे है कि आपने उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना है कि ये चीज हम क्या एक्चुअली उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो यही चीज है कि आप लोग अपनी सोसाइटी में देखें कि आप किस बंदे से बात कर रहे हैं और उस बंदे के लेवल के मुताबिक आप शॉपकीपर के पास जाते हैं। आप शॉपकीपर के सामने शॉपकीपर मैक्सिमम जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं या फिर मिडिल या फिर मैट्रिक लेवल ही होता है उनका, मतलब वो इतना इतना कोई पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मैक्सिमम शॉपकीपर्स की बात कर रहा हूँ। तो अब वो इतने लिटरेट या अब हमारे मुल्क में क्या होता है कि मैट्रिक से कम लेवल, मैट्रिक वाले को भी इलिटरेट ही समझा जाता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। तो अब वो शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर के सामने आप जाके बात करने लगते हैं कि जनाब आई हैव टू गो, मतलब मुझे ये चीज चाहिए। आप बस उसको ना इंग्लिश में ही या उस ऐसी जबान में उसको समझाने, कुछ लोग होते हैं उर्दू भी नहीं समझ पाते, तो आप उसको ऐसी जबान में समझाने लग पड़ते हैं कि बस ये मनु ये चाहिए, या आप फॉर एग्जांपल वो पख्तून है और आप पंजाबी और आप उसको पंजाबी में समझाने लग गए हैं और वो आपकी बात समझ नहीं रहा आप उसको। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप किस लैंग्वेज में अगले बंदे को बात समझा रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लेबर भी होती है, तो अब वो जो लेबर है वो लेबर हमारी उर्दू समझ पाएगी, ठीक है, कभी नहीं, इलिटरेट होते हैं। अब वो साइन भी नहीं कर पाते, ठीक है। अब वो इंग्लिश समझ पाएंगी, कभी नहीं। अब हमें उनको उनके जबान में समझाना है कि तुसी ए काम करना या तुसी ये काम करना या तुसी ओ काम करना, ठीक है। उनको हम समझाएंगे। देखें तभी तो जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्रीज में जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह से बात करे। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर है और उनका प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, दोनों एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको जो फॉर एग्जांपल चाइना जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, अगर वो चाइना जा रहे हैं तो जो उनके प्रेसिडेंट है उनको उर्दू समझ नहीं आती और हमारे खान साहब को चाइनीज समझ नहीं आती। अब इनके बीच में क्या चीज आ जाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश। अगर वो दोनों इंग्लिश नहीं तो फिर उनको ट्रांसलेटर रखना पड़ता है कि वो चाइनीज को उर्दू में ट्रांसलेट करे, उर्दू को चाइनीज में ट्रांसलेट करके बताए, ठीक है। लेकिन बीच में इंटरनेशनल लैंग्वेज आ जाती है इंग्लिश, तो वो दोनों आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज बेसिकली, मेरा ये सारे आप लोगों को बात बताने का मकसद ये था कि लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कि आप अगले बंदे के लेवल पे जाके उसको समझाएं। इसी को ही बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल का ही एक जुज्व समझा जाता है। अच्छा, उसके बाद और कन्विंसिंग पावर ये आ जाती है कि आपके दलाइल मजबूत होने चाहिए। दलाइल मजबूत कैसे होते हैं? आप लोगों में कोई बताएगा कि दलाइल मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? दलाइल कैसे मजबूत होते हैं? मैं ये चीजें आपको बता चुका हूं, दलाइल कैसे मजबूत किए जाए? एनीवन?
नॉलेज और कॉन्फिडेंस। सर हमारे पास knowledge होना चाहिए। जी मिस मरियम। सर हमारे पास नॉलेज होना चाहिए और जो चीज हम बता रहे हैं हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये चीज सही बता रहे हैं। जी कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम जिस चीज के बारे में उसको दलाइल दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें उस चीज के बारे में इल्म हो, फिर उस चीज के बारे में हमें यकीन हो कि ये चीज बिल्कुल अच्छी है, और अपनी चीज के बारे में अपने आप पर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर यकीन हो, फिर जाके हम उसको अच्छे से अच्छे दलाइल दे सकते हैं। ये क्लास कैसा काइंडली आप रिकॉर्डिंग लगा लीजिए। ओके कयूम साहब, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आपको एक बंदा कह रहा है कि बस ठीक है जी, मेरा ये काम ठीक है राइट। तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ये आपका काम ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लिया जाए तो ये काम ठीक है, और वो अपने ऊपर बस कॉन्फिडेंस ही उसने लगा के रखी हुई है कि बस ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, ठीक है। और अगर वो आपने उसको 2-3 दफा कहा है और वो 2-3 दफा ही आपकी बात को निगलेक्ट कर रहा है कि बस ठीक है कि मैं ये बात आपकी नहीं मान रहा, और आप फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि शायद यार ये मेरी बात नहीं मान रहा, शायद मैं खुद गलत हूँ, ठीक है। तो ये चीज क्लैरिटी जरूरी है आपको कि आप वाकई ही ठीक हैं या बस अगले बंदे को ही आप गलत साबित करना चाहते हैं। ये मैंने बहुत बारीकी वाला पॉइंट बताया है, ये कोई समझेगा। आपको अपनी चीज में, अपनी बात में, अपने काम में क्लियरिटी होनी चाहिए, आप क्लियर हो कि ये बात मैं ठीक कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप अगले बंदे को नीचा दिखाने के लिए या आप बस धक्काशाही करने के लिए ये चीज कर रहे हैं और अगला बंदा ये आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में लेके चला जाएगा। आपको सबसे पहले तो खुद क्लियर होना चाहिए कि ये चीज वाकई है, ठीक है। उसके बाद मिस मरियम थी शायद, मिस मरियम ने बिल्कुल परफेक्ट बात की है, और कयूम साहब आपने भी बात ठीक की है कि आपके पास उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक टेक्निकल चीज है, अब माइनिंग रिलेटेड चीज है या कंप्यूटर रिलेटेड चीज है, राइट। तो एक आर्ट्स का बंदा या कोई ऐसा बंदा जो उससे नहीं वाकिफ, इंटरनेशनल रिलेशंस का बंदा हो जाए या पॉलिटिकल साइंस का बंदा हो जाए या साइकोलॉजी का, मेडिकल का बंदा हो जाए, और उसको माइनिंग के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता, तो उसमें वो तब सिरे कर रहा है कि मैं ये ठीक हूं, मैं ये, अब वो चीज टेक्निकल देखिए, हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, ये याद रखिएगा, हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता। तो अब वो उसके मायर, उस टेक्निकल, देखिए हम जब बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि हम खुद इंजीनियर हैं, हम खुद उसका इलाज क्यों नहीं करते? सोचने वाली बात, हम खुद उसका इलाज क्यों, वो चीज उसके रिलेटेड है और वो चीज उसका मायर है, राइट। तो अब वो जो चीज कह रहा है, आपको पता है कि उस बंदे का 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो चीज का मायर है और वो बात ठीक कर रहा होगा, ठीक है, कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि आपको अपनी चीज में क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होने के बाद उस चीज का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। अब थर्ड चीज जो आ जाती है, मैंने आपको बताया कि आप उस चीज में माहिर होने चाहिए। माहिर से मुराद है कि आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो जाए या फिर आपका उस चीज में एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस या दोनों, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए उस पॉइंट की। अब हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि लोग इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, मेडिकल भी कर लेते हैं, कंप्यूटर फील्ड में सारा कुछ डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियरिटी वाला यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ये 3 चीजें पूरी हैं और उसके बाद आप इन तीनों की बेसिस पे एक्सपीरियंस और नॉलेज ये दोनों हो जाए तो फिर तो बेहतरीन हो जाएगा। अगर दोनों में से एक भी या 3 पॉइंट्स आपके पूरे हैं, ये 3 पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए, ये 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, तो इन 3 पॉइंट्स की बिना पे आप अपने दलाइल बनाइए। दलाइल आपके इस तरह होने चाहिए कि हर बंदे के लेवल पे जाके आपको वो अगर समझाने पड़े तो आप उनको समझा सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसी एरिया के मैनेजर हैं,
मैनेजर, किसी एरिया के मैनेजर से मुराद क्या है, आप उधर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आप वहां के डिप्टी कमिश्नर हैं, आप एक एरिया के डीसी हैं, ठीक है, और आपको एक एरिया में अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उसके अंडर आते हैं, उनको समझाना पड़े तो आप कैसे समझाएंगे? आप उनको उनकी लैंग्वेज में समझाएंगे, आप उनको इंग्लिश भी बोल रहे तो वो समझ जाएंगे, आप उनको उर्दू भी बोल रहे तो वो समझ जाएंगे, राइट? तो अगर आपने किसानों को बताना है, अब दलाइल तो आप उनको वही देंगे ना जो आपके एरिया के सुपीरियर्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, आप दलाइल उनको वही देंगे कि आपने इस तरह ये चीजें इशू करवानी है, आप इस तरह ये चीजें लगवानी है, इस मौसम में ये सब्जियां लगेंगी, इस मौसम में इसको पानी दिलवाना है, जो कि आपको ऊपर महकमा जो ज़राअत है उसने आपको बताया हुआ है। डीसी के साथ एक्चुअली मीटिंग हुई है तो उसने बताया, अब आपने उसको आगे अपने असिस्टेंट कमिश्नर को कन्वे करना है अपने एरिया में, राइट? अब वही मीटिंग आपकी आ गई किसानों के साथ जो इलिटरेट है, अब आप उनको कैसे समझाएंगे? अब आपको उनको उनकी जबान में समझाना होगा। अगर आप भी पंजाबी हैं, वो भी पंजाबी है, तो आप उनको इजीली समझा सकते हैं। अगर आप डिप्लॉयड है केपीके में और आप हैं पंजाबी, तो अब आपको एक बंदा रखना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, या एक ऐसा बंदा रखना पड़ेगा जिसको आप समझाएं और वो फिर उनको उनकी लैंग्वेज में, उनकी जबान में दलाइल के साथ उनको समझाए। अब देखें ना आई एम सॉरी, सो सॉरी। अब देखिए यहाँ पे बहुत बारीकी वाला पॉइंट है। अब देखिए आपके दरमियान और किसानों के दरमियान एक ब्रिज आ गया, और ब्रिज को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर। अब उस ट्रांसलेटर को भी आपने समझाना है कि आपने इसको ऐसे समझाना है। अब वो ट्रांसलेटर के कोर्ट में आपने बॉल डाल दी। अब वो ट्रांसलेटर जो तीसरा बंदा आ गया, ये घरेलू, ये मैं एक मिसाल आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप घरेलू माहौल में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि जब अल्लाह माफ फरमाए, जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जब बहन भाई की लड़ाई होती है तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो मियाँ बीवी के दरमियान भी बड़े आ जाते हैं, बहन भाई के दरमियान में आमतौर पे पेरेंट्स आ जाते हैं, तो वो उनको ना आपस में जोड़ने के लिए समझाते हैं। अब ट्रांसलेटर का यहाँ पे वही काम है, जो एक तीसरा बंदा आपने शामिल कर लिया है उसका यहाँ पे वही काम है। वो इसी रिलेटेड, इसी तरह वो आपको ब्रिज पे रहते हुए, ब्रिज बनते हुए अगले बंदे को आप, वो किसानों को समझाएगा। अब आपने किसानों को भी समझा दिया, अब आपके दलाइल मजबूत थे, आपने उस दलाइल के बाद अब आपके समझाने का तरीका भी होना चाहिए, ठीक है? मैंने कितने पॉइंट्स बता दिए, कोई बताएगा यहाँ पे मुझे? अभी तक मैंने बेसिक्स जो मेन पॉइंट थे, हेडिंग्स थे, वो कितनी मैंने बताई हैं? किसी का यहाँ पे गौर है? जी सर, आपने 4 पॉइंट्स बताए हैं अभी तक। कौन कौन से? नंबर 1 नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एंड ओके, नंबर 3 इज क्लैरिटी। ओके, वेल डन, ठीक है। तो ये यही चीजें हैं। अब नेक्स्ट लेवल क्या आ जाता है? नेक्स्ट लेवल आ जाता है आपका लहजा। आपको क्लियरिटी भी है पॉइंट्स की, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास, आपने इन तीनों की बेसिस पे आपने दलाइल भी बना लिए। दलाइल बनाने के बाद आपने लैंग्वेज भी अपनी ठीक की हुई है, उसके मुताबिक आपने अपनी लैंग्वेज भी बना ली। अब नेक्स्ट लेवल कौन सा आता है? नेक्स्ट लेवल आ जाता है डिलीवरी। आपने डिलीवरी कैसे की, और ये सारी बात का क्रक्स है, आपने डिलीवरी कैसे की है, ठीक है जी? मिस अंसा काइंडली आप रिकनेक्ट हो जाइए। आई होप आपका ये इशू खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, डिलीवरी आ गई। डिलीवरी आपने कैसे करनी है? अब देखें, आपने इर्द गिर्द के माहौल में ये चीज नोट की होगी कि आप अगर प्यार से बात करें, मैं आज आपके एक और आज अपनी आज की कहानी सुना देता हूँ। मैंने कहानी ही सुनानी है आप लोगों को। देख, वो क्या हुआ कि आज ना मैं गया अपने ना स्टोर में, राशन जहां से मिलता है ना, राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहां पे मैं ऐसे ही गया, तो वहां पे मैंने जाकर फ्रीजर को चेक किया, देखा कि यहाँ पे तो जो अंडे पड़े हुए हैं ना, जो अंडे पड़े हुए हैं ना,
तो वो अंडे कुछ ना उसमें ना टूटे हुए थे, कुछ टूटे हुए थे अंडे, काफी सारे पड़े थे, तो वो टूटे हुए थे। वो हमारे जो बड़े हैं ना उनके लिए जाते हैं, जो समझे एमडी हैं उनके लिए जाते हैं। तो मैंने देखा कि यार अगर वो अगर ये कोई वो बंदा यहाँ पे आ जाए और वो बंदा यहाँ पे ये चेक कर ले तो कितनों को लाले पड़ जाएंगे। तो मैंने उसी वक्त स्वीपर को बुलाया, मैंने स्वीपर को कहा कि ये देखें, ये आप इस तरह, अब मेरी बात सुनिएगा, अब गौर से सुनिएगा। मैंने स्वीपर को ये नहीं कहा कि आप इस तरह करें, ये अंडे निकालें, अंडे निकालने के बाद इसमें से ना चीजों को आप जो टूटे हुए हैं उसको अलग कीजिए, जो अभी सही है, क्योंकि वो फ्रीजर में पड़े थे और फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होने की वजह से ना, टेम्परेचर नहीं सॉरी कूलिंग ज्यादा होने की वजह से ना वो उसको इर्द गिर्द वो गिलाफ सा बन जाता है बर्फ का। आपने देखा होगा कि जब फ्रीजर के अंदर कोई चीज रखे और कूलिंग ज्यादा हो जाए तो वो गिलाफ बन जाती है बर्फ की। तो वो बन गई, उसके लोड की वजह से अंडा होता है वो टूटने लग गया उसमें ना, कूलिंग ज्यादा होने की। अब मैंने वो निकलवाए, अब मैंने उनको कहा कि ये देखें ना, ये अब टूट रहे हैं, तो आप इस तरह करें। मैंने खुद उसमें से वो शॉपर निकाले, वो शॉपिंग बैग जो थे वो निकाले, एक भी निकाला, दूसरा भी निकाला, तीसरा भी निकाल के मैंने खुद बाहर रखा। ठीक है, अब मैंने इस चीज को बुरा नहीं बनाया, मुझे पता था कि अब इस बंदे को मैंने काम कहना है आगे, इसको पहले करके दिखाना है। अब मैंने वो तीसरा भी निकाला, चौथा भी निकाला, जो जो अंडे पड़े थे ना मैंने वो निकाल के बाहर रखे। ठीक है, अब उस बंदे को मैं क्या कह रहा हूँ, अब उस बंदे को मैं पहले ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उसी से एक दिन यानी कल की बात है, 12 लेवल कल थी ना, हाँ कल की बात है। कल हमारे ऑडिटर साहब ने ऑडिट किया, एक शॉर्ट्स ऑडिट था, एक न्यू इंचार्ज साहब आए तो उन्होंने ना उस चीज का किया। उन्होंने मुझे, ऑडिटर ने मुझे कहा, मुझसे पहले ब्रीफिंग ली, ब्रीफिंग के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको ना सारे स्टोर्स का विजिट भी करवा दें। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं वो पहले स्टोर उन्होंने ना, मैं चाह रहा था मैं उनको स्टोर 2 दिखा दूं, फिर मैंने ना कहा कि वो जो हमारे अकाउंटेंट साथ उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, पहले स्टोर 1 दिखा दें जो राशन आता है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उनको मैंने अपनी बात का, मैं यहाँ पे ना अपनी बात पे मैं कॉन्फिडेंट रहा, मैंने कहा नहीं मैं स्टोर 2 से स्टार्ट करवाता हूँ और फिर घूमता हुआ मैं स्टोर 1 की तरफ लेके जाऊंगा। अब जब मैं स्टोर 1 तक पहुंचा तो वो ऑडिटर साहब भी साथ थे और उसके बाद वो सारे वो साथ थे, तो मैंने वहां पे ब्रीफ किया और वहां पे सफाई अच्छी हुई थी। उस दिन ना, कल की बात है, सफाई अच्छी हुई थी। अब वो पॉइंट मेरे माइंड में आया कि अब यहाँ पे अगर सफाई ना हुई होती तो ये इन्होंने मुझे पॉइंट आउट करना था कि ये सफाई क्यों नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अब आज फिर मैंने उन स्वीपर से, हालांकि उनकी ड्यूटी थी, लेकिन मैंने उनके ज़हन को भी रखना था, उनके दिल को भी रखना था कि यार मुझसे हर बंदा इतना ज्यादा काम लेते हैं, तो अब मैंने उनसे उनसे काम भी करवाना था और उनके दिल में बात भी नहीं जाने देनी थी। तो मैंने उनको कहा कि ये आप इस तरह करें, मैंने उनको कहा कि देखिए कल आपने सफाई बहुत अच्छी की हुई थी, आपने मेरी इज्जत भी रखी और आपने अपनी इज्जत भी रखी। वो मुझे कहते हैं कि मौत और ऑफिसर इनका कोई टाइम नहीं होता, ये किसी भी वक्त आ जाते हैं। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आपने कल सफाई बहुत अच्छी की थी माशाल्लाह, उनकी थोड़ा सा उनको कहा कि और आपने मेरी भी इज्जत रख ली, आपने अपनी भी इज्जत रख ली। उन्होंने कहा कि सोहेल भाई परेशान नहीं होना बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि आप इस तरह करें, आप ये फ्रीजर में गंदे अंडे भी पड़े हुए हैं और साफ अंडे भी पड़े हुए हैं, अगर वो फ्रीजर वगैरह आके चेक कर लें तो क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है। मैंने कहा इस तरह करें, आप ये जो खराब अंडे हैं ना इनको अलग कर दें और जो ये सही अंडे हैं ना इनको, ये मैं आपको बैग उठा के देता हूँ, शॉपिंग बैग मैंने खुद उठा के दिए, ये उठा के देता हूँ, इसमें आप दर्जन दर्जन करके ना इनके पैकेट बना दें, फिर मैं इनको खुद रखूंगा आके ना। उन्होंने कहा कि सोहेल भाई आप इधर ही रहें, मैं आपके सामने ये सारा करता हूँ, आप भी ड्यूटी पे हैं, इधर आप रहें, अगर कोई पूछेगा तो कोई मसला नहीं है, मैं खुद कह। वो स्वीपर मुझे मोटिवेट कर रहा है। देखिए निचले लेवल को ऊपर लाना है ना, आप मेरी बात को अगर समझेंगे तो आज आपके लिए बहुत सबक की चीजें हैं। अब निचले लेवल को ऊपर लाना है। अब वो बंदा मुझे कह रहा है
कि सुहेल भाई आप इधर ही रुकें, कोई इशू नहीं है, आपके सामने मैं ये करता हूँ, आप खुद इसमें रख दीजिएगा और आप इधर ही रुके। आप देखिए वो बंदा परेशान हो रहा था थोड़ा सा कि ये अगर सुहेल राशन 1 से चला जाएगा तो यहाँ पे और भी राशन वगैरह पड़ा है, तो कोई चीज मेरे जिम्मे ऐसे काम। हालांकि मैं जहां भी सफाई हो ना, उस बंदे पे मुझे इतना ट्रस्ट है ना, जहां पे भी सफाई हो और मैं मुझे वहां पे कोई काम पड़ जाए तो, और मैं खुद उधर का लॉक जाके खुलवाऊं या खोलूं, तो मैं ताला उनको दे के आता हूँ। मैं उनको ये बता के आता हूँ कि किसी को अंदर नहीं आने देना, और कोई काम हो तो आपने बता देना, या किसी को कोई बंदा कोई चीज लेने है तो आपने ना मेरी तरफ भिजवा देना, या मेरी तरफ पैगाम भिजवा देना, या मुझे कॉल वगैरह कर देना, मुझे बता देना, मैं फिर खुद उसको ना अरेंज करवा लूंगा। तो उधर वो बंदा परेशान हो गया कि ये अंडे टूटे हुए हैं, और अंडे टूटे होने के बाद ना ये मेरे जिम्मे लगे। मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं, कैमरा भी है, कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, नमाज पढ़ के आके मैं ये काम ना आपके साथ मजीद जो है ना वो करवा दूंगा, कर लेंगे हम, ठीक है। उन्होंने कहा कोई कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब वो बंदा बिल्कुल ना काम करने के लिए तैयार था, ठीक है। मैं गया, मैंने नमाज वगैरह पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद में जब वापस आया ना, तो वो बंदा यकीन जानिए 4 दर्जन एक साइड पे और 18 अंडे एक साइड पे कर चुका था। अब नमाज पढ़ने में कितनी देर लगती है, जोर की नमाज थी, 20 मिनट मुझे लग गए होंगे। तो 20 मिनट में उस बंदे ने 66 एग्स अलग कर लिया। मैंने कहा जबरदस्त, मैंने उसको थोड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद मैंने अब ऊपर रिपोर्ट भी करनी थी, क्योंकि हमारे पास ये होता है ना कि ये चीजें हमने हाईलाइट करवानी होती हैं कि ये चीजें अंडे खराब हुए हैं, इस वजह से हुए हैं, इनका फिर जो इशू होता है उसको इशू को रिजॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑडिट हो ना, तो ऑडिट में फिर वो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपने कंप्लेन। अब मैं आपको बताऊं कि कल मेरा ऑडिट हुआ, कल मेरा पहला ऑडिट था। 15 डेज मुझे ज्वाइनिंग हुई है, और 15 डेज के बाद ही मेरा पहला जनाब ना कल ऑडिट हो गया। ऑडिट डेमो था, डेमो टाइप था वो, एक न्यू बंदा मैंने आपको बताया उसको, तो ऑडिट हो गया। ऑडिटर साहब साथ आए, ऑडिटर साहब ने कहा हाँ जी रजिस्टर के द्वारा राशन 1 का। अब राशन 1 का चार्ज मैं था, मेरे पास रजिस्टर नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे ऑडिट होता है, और ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में आपको एक चीज, मैंने उस चीज का रिकॉर्ड रखा हुआ था, मेरे पास भी रिकॉर्ड रखा, और मैंने वो चीज का कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड रखा हुआ था। तो वो मुझसे पूछते हैं कि, मैंने कहा हाँ जी, मुझसे वो पूछते हैं, मैंने कहा सर मैं हूँ राशन 1 का इंचार्ज। अच्छा आप हैं, तो रजिस्टर के द्वारा। मैंने कहा सर मैं न्यू आया था, 15 दिन हुआ मुझे ज्वाइनिंग को, मुझे रजिस्टर अभी तक नहीं मिला। आपको रजिस्टर ही नहीं मिला? मैं कहा नो सर, मैंने कॉन्फिडेंटली बता दिया कि अच्छा तो आपने अभी तक कब से आया? मैंने कहा सर मैं 4 अक्टूबर से आया हूँ, 4 अक्टूबर से मैंने ज्वाइनिंग दी। अच्छा आपको नहीं पता रजिस्टर अभी 15 डेज होने को है, तो आपने कंप्लेंट भी नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक चीज ऐसे ही कंप्लेन नहीं कर देता होता, अब अगर मैं कंप्लेन कर दूं और वो रजिस्टर, मुझे यकीन है कि वो रजिस्टर होना इधर ही है, ठीक है, इधर ही इतने सारे रजिस्टर पड़े हुए हैं, उसमें से ही वो रजिस्टर मुझे मिल जाना है। अगर मैं ऐसे ही कंप्लेन कर दूं और वो रजिस्टर मिल जाए तो फिर क्या होगा? बेटा बात तो आप ठीक कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं वो चीज ढूंढ रहा हूँ, और ढूंढने के बाद जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वो रजिस्टर नहीं है, रिकॉर्ड सर मेरा मेंटेन है, आप देख सकते हैं कि मैंने जब से ज्वाइनिंग दी है मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ साथ में। लेकिन अभी रजिस्टर की बात आई है, तो रजिस्टर में अब जब कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ही रजिस्टर यहाँ पे नहीं है, तो सर मैं कंप्लेन करूंगा, ताकि उस पर एक्शन हो। तो उस पे मुझे या मेरे ये जो सारा स्टाफ है, ये जो लोग बैठे हैं, इनको कोई इशू ना आए। अगर मैं ऐसे ही कंप्लेन कर को रजिस्टर मिल जाए तो फिर मेरे लिए भी ये डेंजरस होगा, और मेरे जो लोग बैठे हैं इनके लिए भी। बेटा बात तो आप ठीक कर रहे हैं। अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अब वो बंदा मुझसे पूछने लग गया आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं कहा सर मैं ग्रेजुएट हूँ, और फिर मैंने अपना अपना वो सारा बताया। अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन से थे? मैं कहा सर मेरे ये सब्जेक्ट। सर जी 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 मिस ज़मीना, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट मीटिंग कितना टाइम है इसमें? 1 मिनट रह गया है। ओके हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग इसी से दोबारा ज्वाइन हो जाइए।